जो नेफ्रॉन है बेटा, मैंने बताया है कि नेफ्रॉन या किडनी इज एनालॉगस टू कंडक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा। अमीबा के कंडक्टाइल वैक्यूल के एनालॉगस होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम है वाटर बैलेंस करना, ऑस्मो रेगुलेशन। और आपको मैंने बताया था कि नेफ्रॉन की संख्या ह्यूमन बीइंग के किडनी में 1 मिलियन होती है। हर किडनी में कितनी होती है? 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और बेटा मैंने कहा था कि नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और इसे कहा जाता है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल या यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल। यूरिन बनाता है, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल कह दो आप। बेटे मैंने डायग्राम कल बना दिया था, उसके बाद क्लास कट किया था। ये मैंने डायग्राम बना रखा। ठीक, ये हमारा डायग्राम है नेफ्रॉन का। बेटा जो नेफ्रॉन है, इसका मैंने एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें देखो बेटा मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने बनाया है ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। बेटा ध्यान देना एक बात कि जो हमारा नेफ्रॉन है, जो हमारा नेफ्रॉन है, ये बेसिकली 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? बेसिकली 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? एक है कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल से कंटिन्यू होता हुआ डीसीटी तक। और दूसरा पोर्शन है ग्लोमेरुलस। दूसरा पोर्शन क्या है? ग्लोमेरुलस। बेटा ध्यान देना, अब जो हम कंटिन्यू करने चल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टार पॉइंट लिखूंगा। एक स्टार पॉइंट ये लिखूंगा, इस डायग्राम में जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ये पूरा का पूरा पोर्शन मिलाने की बात कर रहा हूं। जो हमारे पास यहाँ पे है ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है बेटा मैल्पीजियन कैप्सूल या मैल्पीजियन कॉर्पसेल्स। मैल्पीजियन कैप्सूल या मैल्पीजियन कॉर्पसेल्स। बेटा इस बात को ध्यान। ओके, बेटा देखो, अब ये तो चलो मैंने एक सवाल था वो आपको लिख दिया, सीधी सी बात, सीधा सीधा सवाल था। तो यहाँ नेफ्रॉन को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। रीनल वर्ड आता है बेटा किडनी के लिए। किसके लिए आता है? किडनी के लिए।
रीनल टिब्यूल। बेटा ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस है बंच ऑफ कैपिलरीज। लेकिन रीनल टिब्यूल को अगर हम देखें तो रीनल टिब्यूल में कई पोर्शन है, जैसे इनिशिएटेड विद बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ जो डिवीजन है आपके पास है पीसीटी, हेनलेज लूप एंड डीसीटी। ये देखो, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी। बेटा इसका क्लासिफिकेशन एक तरीका और पहले करते थे लोग कि मेल्पिजियन कैप्सूल और उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट, पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना है नेफ्रॉन डिफरेंशिएटेड इनटू ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल इनिशिएटेड फ्रॉम बोमेन कैप्सूल एंड फर्दर डिवाइड इनटू पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी। फर्दर डिवाइड इनटू पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या होता है? पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अगर हम इसको लिखना चाहें हम लिख सकते हैं proximal convoluted tubule। और डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल convoluted tubule। कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कन्वोल्यूशन मतलब होता है क्वाइलिंग, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक। अगर हम इधर से डायरेक्शन हमारा चलने का इधर से है ना, तो डायरेक्शन वाइज चल रहे हैं, जो हमें पहले मिलता है उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। बेटा हमें पहला जो कुंडली मिली, पहली क्वाइलिंग मिली, जो पहली क्वाइलिंग मिली उसे हमने कह दिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और जो दूसरी क्वाइलिंग मिली उसे हमने कहा, जो दूर मिली उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। बेटा ये हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्लो चार्ट को लेते हुए। अंदर से बंद होगा। इधर देखना। तो अब बेटा हम लोग एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस है बेटा, अगर आप डायग्राम में देखें, देखिए ये गुच्छा सा बना हुआ है, बंच सा बना हुआ है, किसका? ब्लड कैपिलरी का। ये देखो बेटा मैंने लिखा है एफरेंट अर्टियोल। ये ब्लड वेसल आ रही है, ब्लड को लेकर के अंदर जाती है, फिर यहाँ से डिवाइड होकर कैपिलरीज बन जाती हैं, कैपिलरीज रीयूनाइट होकर इफरेंट अर्टियोल बन जाती है। मतलब जो अंदर है, ये सिर्फ यही जो अंदर है बेटा कप के अंदर, वही ग्लोमेरुलस है, बाहर वाले नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में, इट इज ग्रुप या बंच ऑफ यहाँ पर कैपिलरीज अभी हम मेंशन नहीं करेंगे जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम लिखते हैं ब्लड वेसल, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स। अब सवाल आता है कि यहाँ ब्लड वेसल कौन सी है? आपको बता दें, अब सवाल पूछा जाता है यहाँ कौन सी ब्लड वेसल है। तो बेटा यहाँ जो ब्लड वेसल है, आर्टरी नहीं है, वेन नहीं है, वो कैपिलरी है। और बेटा ध्यान देना है, आपने ब्लड में पढ़ा है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो बनती है बाय फाइन ब्रांचिंग ऑफ
arteries by fine branching of arteries। और आपने फिर पढ़ा है कि ये जो फाइन ब्रांचिंग से बनी हुई कैपिलरीज होती हैं वो दोबारा रीयूनाइट होकर के क्या बना देती हैं? रीयूनाइट होकर के बना देती हैं वो वेन या वेन्यूल, वेन या वेन्यूल। लेकिन बेटा ध्यान देना, यहां पर सर इसका नाम ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। ओए, इसका नाम है बेटा ग्लोमेरुलस। ये ऊपर लिखा ना ग्लोमेरुलस, वही यहां पर भी है। ग्लोमेरुलस, ठीक। देख रहा बेटा, मैं क्या बोल रहा था कि कैपिलरीज क्या होती हैं, वो आर्टरी के डिवाइड होने से बनती हैं और मिलने के बाद क्या बना देती हैं? वेन बना देती हैं। मिलने के बाद क्या करती हैं? वेन बना देती हैं। लेकिन यहां पर जो कैपिलरी आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलस में, वो मिलने के बाद वेन नहीं बना रही है, वो क्या बना रही है? वापस अर्ट्रियोल। तो बेटा अब यहां पर हम एक विशेष चीज लिखेंगे, यहां जो ब्लड वेसल है वो क्या है? कैपिलरी है, लेकिन मिलने के बाद वो वेन नहीं बनाती। इसे क्या लिखेंगे हम? कैपिलरीज। और एक स्पेशल टाइप कैपिलरीज है जो कि रीयूनाइट होने के बाद वापस अर्ट्रियोल बनाती है, इसे कहते हैं रेटिया मिराबिलिस। ये बेटा आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट सवाल बनता है, मैंने ब्लड वेसल में भी बता रखा है, ब्लड वाले चैप्टर में भी बता रखा है कि दोज कैपिलरीज रीयूनाइट एंड फॉर्म आर्ट्रियोल और आर्टरी अगेन कॉल्ड एज रेटिया मिराबिलिस। इसलिए बेटा मैंने इसको इतनी देर तक आपको बताया और ब्लॉक बना के रखा कि ये ब्लड वेसल जो कैपिलरीज होती हैं स्पेशल टाइप होती हैं, ये रीयूनाइट होने के बाद वापस क्या करती हैं? कैपिलरी वेन के बजाय क्या बनाती हैं? आर्ट्रियोल बना लेती। चलो देखते हैं। अब बेटा एक बात और ध्यान देना, ग्लोमेरुलस, इसमें नंबर ऑफ कैपिलरीज कितनी होती हैं? ये होती है 20 to 50। इस ब्रांच में, इस गुच्छे में नंबर ऑफ कैपिलरीज की बात करें तो हमारे पास जो है बेटा वो क्या है? 20 to 50। कितनी होती है? 20 to 50। चलो बेटा ये सिंपल सी बात है, ठीक, सिंपल सी बात है। किसके लिए? ग्लोमेरुलस के लिए। इसमें ज्यादा नहीं, इतना है। अब बेटा ग्लोमेरुलस के बाद जो हमारे पास विशेष चीज है वो है बोमन कैप्सूल, वो है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल क्या है? इट इज कप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कप लाइक, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मान लिया। इस कप को अगर हम बना के देखें, ऐसा होता है बेटा, ध्यान लो, इस डायग्राम में देख लो, ये ऐसा है बेटा, कप लाइक स्ट्रक्चर है। कैपिलरीज यहां आती हैं, ऐसे आती हैं। तो बेटा ध्यान देना, जो चीजें फिल्टर होगी यहां भरेंगी, यहां भरेंगी धीरे धीरे, ठीक बेटा। ध्यान देना, इसकी जो बाहर वाली वॉल है ये 2 लेयर की है, इसे कहते हैं बेटा हम लोग पेराइटल लेयर, और जो अंदर की ओर है इसे बोलते हैं विसरल लेयर। बेटा हम विसरल लेयर को थोड़ा सा यहां से कट करके मैग्नीफाई करते हैं, हम यहां से थोड़ा सा कट करके मैग्नीफाई करते हैं, इस लेयर को हम मैग्नीफाई करते हैं, जो ब्लैक वाली लेयर थी यहाँ पे, इसको मैग्नीफाई करते हैं। हमने जब मैग्नीफाई किया तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं।
टेसल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स की वजह से यहाँ छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, जो कि यहाँ छन्ने वाले ब्लड के कंपोनेंट को पार करके यहाँ डाल देते हैं। अब हमें देखना है वो सेल्स कैसी होती है। वो सेल्स बेटा ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे आपके पैर के पंजे की तरह चौड़ी और पीछे एड़ी की तरह सिकुड़ी होती है। ठीक, उसके बाद इसके नीचे लेयर ऐसे पाई जाती। बेटा ध्यान देना, ठीक ऐसे। बेटा ध्यान देना, ये जो सेल्स हैं इनका आकार पैर की तरह है, इन्हें कहा जाता है पोडोसाइट सेल्स। बेटा ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, एक्चुअल में इस तरह नहीं होती, इनमें और भी ब्रांच होती है। जैसे मैं बनाऊं एक पोडोसाइट सेल्स, ऐसे मैं बनाऊं तो आपको बताऊं इनमें ऐसे ब्रांच भी निकली होती है, ऐसे ऐसे। और इन ब्रांच का आपसे लेना देना नहीं होता, इसलिए आपको आपके सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। ठीक बेटा, ये पोडोसाइट सेल है। अब कहोगे सर इसमें सवाल क्या बनता है? बेटा सवाल बनता है कि बोमन कैप्सूल में जो पोर होते, छेद होते हैं फिल्ट्रेशन को पार करने के लिए, फिल्ट्रेट को पार करने के लिए, वो पोर कौन बनाता है? ऑप्शन में आएगा पोरोसाइट, ऑप्शन में आएगा पोडोसाइट, ठीक, ऑप्शन में आएगा आर्कियोसाइट, ऑप्शन में आ गया पिनोसाइट। तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। आपको क्या लगेगा, पोर बना रहा है तो पोरोसाइट होना चाहिए, बट बेटा आंसर गलत है। इसीलिए इस बात को इतना मैं फोकस कर रहा हूं कि पोर बन रहा है लेकिन पोरोसाइट का नहीं है, पोडोसाइट का है। किससे बना है? पोडोसाइट से बना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बोमन कैप्सूल में पोर बनता है, वो पोर पोरोसाइट का नहीं, पोडोसाइट का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। चलो ठीक, हमने बात कर लिया इसका कि हमारे पास बाहर की ओर पेराइटल एपिथेलियम होती है, विसरल एपिथेलियम होती है। जो अंदर विसरल एपिथेलियम है उसमें पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये पोडोसाइट सेल्स बनाती हैं पोर फॉर मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट, मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के मूवमेंट के लिए ऐसा करते हैं। ठीक, चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात बेटा हम लोगों ने कर लिया बोमन कैप्सूल। अब हम लोगों के पास है पीसीटी। पीसीटी पीसीटी क्या होता है? पीसीटी होता है बेटा पहला कन्वोलेशन, फर्स्ट कन्वोलेटेड टिब्यूल। देखते हैं पहला कन्वोलेटेड टिब्यूल क्या करता है। बेटा अगर हम पीसीटी को यहां से अगर ट्रांसफर सेक्शन काटें, यहां से चलो हम काट के निकाल लेते हैं, थोड़ा सा काट के निकाल ली और ला करके यहां जब इस डायग्राम को एलोबरेट किया तो हमने क्या देखा कि अंदर की ओर बेटा यहां पे ऐसे छोटे छोटे उभार है।
उभार, ऐसे। यहाँ ऐसे उभार पाए जाते हैं बेटा, ऐसे उभार पाए जाते हैं। तो ये जो उभार हैं, ये इसकी एपिथेलियल लाइनिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, यहाँ जो एपिथेलिया होती है ये होती है बेटा क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक। और यहाँ जो सीलिया होते हैं ये बढ़ाता है सरफेस एरिया, राइज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन। बेटा रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है और करंट के मोबिलिटी को अर्थात फिल्ट्रेट के मोशन को बढ़ाता है, ठीक बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा, बाकी इसमें क्या क्या कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन क्या होता है तो हम मैकेनिज्म में देखेंगे, बट ये आपको बता दें सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे रीएब्जॉर्प्शन होने में सहायता मिले, ठीक बेटा। और फिल्ट्रेट के करंट के मोमेंट को भी बढ़ाता है। अब हमारे पास है हेनले लूप, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप, हेनलेज लूप क्या है? हेनले लूप इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, या यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर, ये देखो ये है ना यू शेप, यू शेप स्ट्रक्चर। बेटा ये यू शेप स्ट्रक्चर चलो हम यहां भी बना देते हैं ऐसे, इधर पीसीटी है इधर डीसीटी है और ये हेनले लूप है। बेटा पीसीटी से डायरेक्शन आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये डीसीटी की ओर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बेटा इसे कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग आर्म, ये ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं असेंडिंग आर्म। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग आर्म एंड असेंडिंग आर्म। किसका? हेनले लूप का। बेटा अगर इसके आर्म को कहीं पर भी अगर हम इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटें, इसके एपिथेलिया में हमको कोई भी सिलिएटेड या माइक्रोविलाई, जैसे यहाँ पर हमको क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलिया, क्योंकि जो माइक्रोविलाई है पाई जाती है, यहाँ पर माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट बेटा एक मजेदार बात है और ये सवाल है आपके पीएमटी का, मजेदार बात यह है कि हेनले लूप रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। किसके लिए? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। ये इन जनरल इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब सवाल है कैसे, इसका क्या रूल है? एक बात बताएं, एग्जामिनर ने सवाल पूछा एक बार, मजेदार सवाल है, आप सोचो, थोड़ा लॉजिकल है सवाल, बोलने में इजी है, करने में थोड़ा सा लॉजिक है। एग्जामिनर ने कहा 4 एनिमल दे दिया, कहा किस जानवर का हेनले लूप की लंबाई ज्यादा है, मतलब
लेंथ ऑफ हेनले लूप इज लॉन्गर इन विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल? 4 एनिमल में से किसका लंबा है? हेनले लूप किसका बड़ा है, लॉन्गर है? अब ऑप्शन दिया गया डॉग, काउ, ह्यूमन, कैमल। ऑप्शन मिल गया, किसका हेनले लूप लंबा है? अब आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सी बात सोचना, यूरिन कंसंट्रेटेड क्यों होगा? सीधी सी बात। हमारी केमिस्ट्री क्या कहती है, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम हो कंपैरेटिवली और सोल्यूट ज्यादा हो, तो सॉल्यूशन क्या होता है, कंसेंट। जैसे 2 सॉल्यूशन है, 1 लीटर पानी में 10 मोल डाला, 1 लीटर पानी में 20 मोल डाला, तो 20 मोल वाला क्या हो, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक, क्योंकि कंपैरेटिवली क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है। या फिर आधा लीटर में 10 मोल डाल दो, 1 लीटर में 10 मोल डाल दो, तो आधा लीटर वाला कंसंट्रेटेड होगा। तो उसी तरह बेटा ध्यान देना कि जहां पर सॉल्वेंट या पानी कम हो जाएगा, वहां पर यूरिन क्या है, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब सवाल है पानी किसमें कम होगा? बेटा ध्यान देना, हम लिविंग बीइंग है, हमारी बॉडी हमारा नुकसान कभी नहीं करती, वो हम अपनी वजह से कर लें अलग बात है, हमारी बॉडी हमारा नुकसान कभी नहीं करती। ध्यान देना, यूरिन वह गाढ़ा होगा जहां पे पानी की कमी होगी, और किस यूरिन में पानी कमी होगी, जहां पर पानी बॉडी से कम बाहर निकाला जाए, पानी बॉडी में स्टोर कर लिया जाए, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, रीस्टोर कर लिया जाए। और बेटा चीजों को रीस्टोर कौन करता है, जिसके पास कमी होती है। बेटा देखो बात सही है, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वह उसे बार बार सेव करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। ध्यान देना, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप खूब मार्केटिंग करते हो, खूब शॉपिंग करते हो, नई नई चीजें खरीदते हो। किसी के पास कम पैसा है, एक ही चीज को कई साल तक यूज करता है, हर साल बदलता नहीं है, ठीक, ध्यान देना। उसी तरह इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो कम पानी वाले इलाके के लिए एडॉप्टेड है? तो आंसर है डेजर्ट वाला। डेजर्ट वाला कौन है? ऊंट है। कैमल क्या है बेटा? डेजर्ट एनिमल है। तो डेजर्ट एनिमल है तो मतलब उसकी बॉडी कम वाटर लॉस के लिए एडॉप्टेड है, इसका मतलब उसके हैबिटेट में कम पानी है, तो कम पानी निकालना चाहेगा। जब कम पानी निकालना चाहेगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी रिस्टोर करेगा। और आपने कहा है कि हेनले लूप यूरिन कंसंट्रेशन में जिम्मेदार है, क्यों जिम्मेदार है? अब आगे लिखता हूं कि बिकॉज इट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्यों? सरफेस एरिया द्वारा। और बेटा आपको बता दें, जिसका हेनले लूप जितना लंबा उतना ज्यादा पानी के एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि पानी के एब्जॉर्प्शन कर रहा है। पानी का रीअब्जॉर्प्शन करने वाला अगर हेनले लूप है, जितना लंबा हेनले लूप उतना ज्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन उतना पानी बॉडी से कम बाहर निकलेगा, जितना कम निकलेगा उतना यूरिन गाढ़ा होगा। इसका मतलब डेजर्ट एनिमल का हेनले लूप लंबा होता है। इसके अलावा अगर एग्जामिनर नए तरीके से सवाल पूछ ले, एग्जामिनर कह दे कि 4 जानवर दे दे और कहे बताओ किसका यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, तो डेजर्ट वाले का। अगर कोई पूछ ले कि 4 जानवर हैं, इनमें से चारों का यूरिन कंसंट्रेशन ये है, तो आपको बताना है कि इसका हेनले लूप लंबा होगा, जिसका यूरिन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। बस सीधी सी बात है। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो लॉजिक एनसीईआरटी में लिखी होती है, सवाल बाहर से बनता है। हम कहते हैं जी सिलेबस के बाहर का आ गया। नहीं बेटा, बाहर से नहीं आया था, कंसेप्ट का एप्लीकेशन होता है, ध्यान देना इस बात को। ठीक, हम लिख सकते हैं यहाँ पर
Henle's loop is longer in desert animals like ऊंट। आप लोग बेटा एक जानवर नाम सुनो, कैंगरू रैट। कैंगारू रैट, कैंगरू अलग होता है, रैट अलग होता है, लेकिन यहाँ एक ही नाम है, कैंगरू रैट। क्या हुआ, बोलो बोलो बेटा। हाँ? क्या बेटा? नाम सुना है कैंगरू रैट। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नाम सुना है सर, कैंगरू रैट। नाम सुना है ना? यस सर। बस 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 ठीक है, सुन रखा है, बढ़िया है। कैंगरू रैट जो होता है बेटा, ये छोटा सा एनिमल है, लाइक माइस, थोड़ा सा बड़ा सा। इसकी जो विशेष बात क्या है कि पूरी लाइफ पानी नहीं पीता है। और ये आपके जहां तक है इसी चैप्टर में लिखा होगा, एनसीईआरटी में किसी और में लिखा होगा, लेकिन लिखा है, या +2 की इकोलॉजी में लिखा होगा, लिखा है आपके सिलेबस में कि इसके बारे में बता दे, पूरे जिंदगी पानी नहीं पीता। लिख देता हूं हिंदी में, पूरे जीवन पानी नहीं पीता। याद रखना, पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन पूरे जिंदगी पानी नहीं पीता। तो सवाल राइज करता है, क्वेश्चन राइज करता है, सवाल बनता है पीएमटी में कि इसको पानी मिलता कहां से है। बेटा बता दें आपको, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर इसके नीड को फुलफिल करता है। मेटाबॉलिक वाटर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड अमाउंट सीधे रिक्वायर्ड अमाउंट को मेटाबॉलिक वाटर पूरा करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेटाबॉलिक वाटर जो लिखा है, ये भी कहीं ऑप्शन आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा किस कब आया था, किस सन में, बट आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चलो, ये तो बेटा हो गया हमारा हेनले लूप। ठीक, एक बात और बता दें, इसका डिसेंडिंग आर्म और सेंडिंग आर्म दोनों में थोड़ा सा। सर मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है सर? मेटाबॉलिक वाटर होता है बेटा जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के दौरान बनते हैं। जैसे जब आप ग्लाइकोलाइसिस करते हो, क्रेब साइकिल चलाते हो, या कोई केमिकल ब्रेकडाउन करते हो, फैट का ऑक्सीडेशन करते हो, उस दौरान जो रिएक्शन में वाटर निकलता है, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर। ठीक बेटा, ऊंट के बारे में भी एक बात समझ में सुना होगा आपने कि उसके ऊपर जो कुबड़ है, हम्प है, वो भोजन और पानी का सोर्स होता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर वो फैट स्टोर करता है, फैट के ऑक्सीडेशन से वो वाटर और भोजन को फुलफिल करता है। बेटा मेटाबॉलिक वाटर वो होता है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमें गेन होता है, ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है हेनले लूप के बाद? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये असेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप से कंटिन्यू करता है। हम लिख सकते हैं ascending arm of Henle's loop move to, या leads in, यही कर सकते हैं, move to DCT। ठीक, DCT के अगर ल्यूमेन को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें तो यहाँ पर भी बेटा कोई माइक्रोविलाई वाली लेयर नहीं मिलती, यहाँ पर भी स्मूथ रहता है, ध्यान देना। हम एक चीज और कर सकते हैं, DCT लीड्स इन, कहाँ लीड करती है? अब अगर आप डायग्राम देखें, जो डायग्राम हमने इधर बनवा रखा है, ये कहाँ गई है? कलेक्टिंग डक्ट। इसमें गई है कलेक्टिंग डक्ट, याद रखना। लीड्स इन
कलेक्टिंग, कहीं के बुक में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लिखा रहता है, वो कोई बात नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सेम बात, ठीक बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलती है। एक मजेदार बात है, डीसीटी होता है साइट फॉर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो बेसिकली क्या होता है, वाटर यहाँ होता है बट वाटर मिनरल लिखने में आ रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे बेसिकली वाटर होता है, तो चलो इस बात को हम बाकी को काट देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। वाटर, यहाँ मैंने एक वर्ड लगा रखा है कंडीशनल, ये आपको यही ध्यान रखना है बस, कंडीशनल, कंडीशनल वाटर एंड मिनरल। बेटा मिनरल भी होता है एल्डोस्टेरोन के वजह से, बट मेनली वाटर होता है, इसलिए मैंने वाटर के बाद छोड़ दिया, मैकेनिज्म में दोनों बता दूंगा, ठीक बेटा। ये सवाल डायरेक्ट याद रखना है, इसलिए मैंने इसको लिख, ठीक बेटा, ध्यान देना। अब एक स्टार पॉइंट, बेटा स्टार पॉइंट क्या है, अब उसको स्टार पॉइंट के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखने दो। ये मैंने किडनी को बांट रखा है बेटा, किडनी का ये वाला पोर्शन मैंने क्या कहा है, कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला ब्लू वाला जहां पिरामिड है, इसे क्या कहा है, मेडुला। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने नेफ्रॉन में हमें बता दिया जी बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, तो कौन कौन सा पार्ट यहां होता है और कौन सा पार्ट इसमें होता है। एग्जामिनर पूछेगा कि आपके नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट किडनी के किस भाग में लाई करता है। तो चलो इसको हम आगे आपको बताते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ लाई करता है। देखना बेटा, हम आपको बता दें, ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल मिला के मेल्पिजियन कैप्सूल, मेल्पिजियन कैप्सूल कॉमा पीसीटी and DCT are present in cortex। ये कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में। while जबकि Henle's loop is found in medulla of kidney। इसका मतलब अगर हम यहाँ ऐसे बनाए लाइन, तो यहाँ क्या होगा कि हमारा ये जो बोमेन कैप्सूल वाला पोर्शन है ये, और ये पीसीटी यहाँ पाई जाएगी, हेनले लूप यहाँ पाया जाएगा, और डीसीटी यहाँ पाई जाएगी, यही हुआ ना। और ये पोर्शन हमारा क्या है, कॉर्टेक्स, ये क्या है, मेडुला। वो कॉर्टेक्स, ये क्या है, मेडुला। हो गया। एक बात, ये सवाल आपको याद रखना, ये पीएमटी में बनता ही बनता है, 2-4 साल में एक आध बार आ जाता है, ठीक, किसी न किसी में। अब तो एक एग्जाम हो गया, देखते हैं क्या होता है। बेटा ध्यान देना, एक बात और बताना, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के टाइप्स कौन कौन से हैं? क्या हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के नेफ्रॉन है?
हाँ जी, हमारे पास 2 टाइप के नेफ्रॉन है। टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब सवाल है 2 टाइप के नेफ्रॉन कौन कौन। बेटा ध्यान देना, यहाँ जो मैंने ऊपर बनाया है डायग्राम, आपने देखा कुछ ऐसे होते हैं नेफ्रॉन, पीसीटी यहाँ, हेनले लूप यूं लंबा सा, ये डीसीटी हो गया। इनमें क्या है बेटा, ये हेनले लूप छोटा है, कॉर्टेक्स के करीब है, हेनले लूप बड़ा है, मेडुला के डीप में है। तो बेटा ये पहला टाइप नेफ्रॉन जो हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा जिसका हेनले लूप मेडुला के डीप तक फंसा हुआ होता है उसे कहते हैं बेटा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन। ध्यान देना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, इट इज 80 to 85% of total nephron। 80 to 85% of total nephron। नेफ्रॉन इसमें क्या होता है, सॉरी, Henle's loop is short, so close to cortex। इसमें क्या होता है, it is 15 to 20% of total nephron। Henle's loop is longer, so found in deep of मेडुला। इसलिए क्या होता है, डीप ऑफ मेडुला में पाया जाता है। इतनी बात हो गई। बेटा इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, ये तो हो गए हमारे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। क्या हो गया, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। अब इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। चलो एक बात और बता देते हैं तब। बेटा जो हमारे पास ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बुक में है नहीं, याद आया लिखवा देता हूँ। ये जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाली जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कई कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके कॉमन डक्ट बनाती है। उनका नाम होता है डक्ट ऑफ बेलनी। हम लिख देते हैं।
more than one collecting duct combine and form, क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलनी। जीतू सर, क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलनी। चलो आज वाले में आप लोग जो पूछना है पूछ लो, वरना फिर हम और आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू किया है आज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्राची बोलो बेटा। सर जो आपने डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन बताया था, उसका मतलब? उसका मतलब हुआ बेटा कि वहां पर पानी और मिनरल अपने आप डिफ्यूज करके पास नहीं होता मेम्ब्रेन से, वहां कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होता है या फैक्टर होता है जो फोर्स करता है। अब वो क्या होता है? वो हार्मोन होता है बेटा। वो मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक, जब बताऊंगा ना सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन तो वहां बताऊंगा। इसलिए मैंने कंडीशनल वर्ड इसलिए इस लाइन को यहाँ लिख दिया, मैं चाहता वहां लिखता, क्योंकि सवाल कई बार आ चुका है कंडीशनल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसलिए एक बार बता दिया, अब दोबारा बताऊंगा तुम्हें याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक बेटा, इस वजह से। चलो सर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी में भी होता है सर? हाँ, पीसीटी में भी होता है, डिसेंडिंग अर्म ऑफ फेनले लूप में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है वाटर का। वाटर का तो कई जगह होता है बेटा। और रीअब्जॉर्प्शन पे भी हम लोग पहुंचेंगे तब बताएंगे ना, अभी आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर पढ़ो फिर देखते हैं। चलो जब आप लोग इतनी बात कर लिए हमसे, एक बात और आपको बता देता हूँ। जब इतनी बात कर ली है, बेटा ध्यान देना, रीअब्जॉर्प्शन के लिए ना, अब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वो पानी जाएगा कहाँ? वो जाएगा बेटा ब्लड में, जो कि हेनले लूप, डीसीटी, पीसीटी में ब्लड वेसल लगी होती है बेटा। यहाँ ब्लड वेसल ऐसे लगी होती है, यहाँ ऐसे ब्लड वेसल लगी होती है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे लगी होती है। यहाँ देखना, यहाँ पे हेनले लूप के पास नहीं आया, यहाँ हेनले लूप के पास आया बेटा। आगे बताऊंगा, हेनले लूप के पैरेलल जो ब्लड वेसल होती है इसे कहते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ये कंसंट्रेट, यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। और बेटा आपको बता दें, वासा रेक्टा यहाँ अब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट। चलो आपने बात किया था इसलिए मैं बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों के पास जो नई हेडिंग है नेफ्रॉन के बाद, वो है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन या मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन क्या है बेटा? एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। आपको बता दें, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन दो भागों में पूरा होता है, टू स्टेप्स। टू स्टेप्स, टू स्टेप्स। फर्स्ट, यूरिया फॉर्मेशन, दैट इज केमिकल स्टेप। दूसरा, यूरिन फॉर्मेशन,
दैट इज मैकेनिकल या फिजिकल स्टेप। मैकेनिकल और फिजिकल स्टेप होंगे। बेटा आपको बता दें, आपके एनसीईआरटी में जो बुक है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस, उसमें पहला वाला स्टेप नहीं दिया हुआ यूरिया फॉर्मेशन, डायरेक्ट यूरिन फॉर्मेशन दिया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यूरिया फॉर्मेशन को। ठीक बेटा, चलो हम लोग पढ़ते हैं यूरिया फॉर्मेशन। पहला पॉइंट, यूरिया फॉर्मेशन होता कहाँ है? फाउंड इन लीवर, फाउंड इन लीवर। चलो इसका मतलब यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। बेटा आप ध्यान देना, एक पॉइंट मैंने आपको ऊपर लिखा रखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अर्थवर्म इज अमोनोटेलिक इन वाटर एंड यूरियोटेलिक इन सॉइल और लैंड, लिखा है ना। तो बेटा अब एग्जामिनर यहाँ पे कई बार पीएमटी में सवाल बनाया कि हमारी बॉडी में यूरिया फॉर्मेशन तो लीवर में होता है, जो अर्थवर्म है, केचुआ है, वो पानी में रहता है तो अमोनिया निकालता है, जैसे पानी के बाहर आता है यूरिया बनाने लगता है। तो उस अर्थवर्म की बॉडी में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सेल है जो यूरिया बनाता है? सिंपल सवाल। लेकिन जब ये सवाल एआईपीएमटी में आया तो पता कैसे आया? विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑफ अर्थवर्म इज एनालॉगस टू लीवर ऑफ हायर एनिमल। सवाल ये पूछा गया कि अर्थवर्म की बॉडी का कौन सा सेल हायर एनिमल के लीवर के एनालॉगस होता है। एनालॉगस मतलब बेटा सिमिलर इन फंक्शन। चलो देखते हैं, लिख देते हैं, यहां पे स्टार बनाते। येलो सेल जिसका दूसरा नाम है क्लोरोगोगन सेल is analogous to liver of higher animal because it synthesize urea, because it synthesize urea। ये हो गया बेटा। बाकी मैकेनिज्म जो है बेटा हम लोग कल करेंगे।